हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज का हमारा टॉपिक है एनपीओ। मैंने एनपीओ के कुछ एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए तैयार किए हैं जो अराउंड ऑफ 21 एमसीक्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये सारे एमसीक्यूज़ अब तक सीबीएसई बोर्ड्स में आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये आए हुए हैं। तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे वाले आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके एक वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, तो शायद आप लोगों के लिए बड़ी यूज़फुल होगी वो वीडियो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं चाहती हूँ थोड़ी सी क्लास अलग हो। मैं एनपीओ से रिलेटेड आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ। एनपीओ क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं ओवरऑल जो मेरी सिर्फ यही वीडियो एमसीक्यूज़ के लिए देख रहे हैं, मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी होती, वो सिर्फ क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमारी बनी होती है। ध्यान से सुनना, अब हम सर्विसेज तो प्रोवाइड करेंगे तो इसमें प्रॉफिट तो अर्न नहीं कर सकते, लेकिन अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ तो इसके कुछ अकाउंट भी बनते हैं। सबसे पहले हम कौन कौन से इसमें अकाउंट बनाते हैं? हम पहला अकाउंट बनाते हैं इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और सेकंड अकाउंट हम क्या बनाते हैं इसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और थर्ड होता है हमारा बैलेंस शीट। ये बिल्कुल 11th के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा है, बस उसका नेम थोड़ा चेंज हो गया है। मतलब ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है, लेकिन नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओज होते हैं, जो संस्थाएं ऐसी चलती हैं जो प्रॉफिट नहीं कमाती हैं, सिर्फ वो पब्लिक की हेल्प से, पब्लिक की सपोर्ट से चलती हैं, वो वाली ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, एक मिनट रुकना। क्लियर? अब देखो ध्यान से, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हमारा सबसे पहले क्या होगा? ये बिल्कुल किसके सिमिलर है? हमारा कैश बुक के सिमिलर है। कैश बुक के सिमिलर, जिसमें इनकम होगी, पैसा आएगा कैश और जाएगा कैश। ठीक है, तो अगर आएगा तो रिसीप्ट और जाएगा तो पेमेंट। तो पहली बात तो हमें पता लग गया ये कैश बुक के जैसा है। अगर ये कैश बुक के जैसा है तो कैश बुक मेरा क्या है? कैश क्या है मेरा? रियल अकाउंट। तो इसका नेचर कैसा हो गया? रियल नेचर का हो गया। ये कौन से नेचर का हो गया? रियल नेचर का हो गया। यस और नो, है ना? क्लियर? थर्ड पॉइंट, इसमें चाहे वो पास्ट की ट्रांजैक्शन हो, चाहे प्रेजेंट की और चाहे फ्यूचर की, सारी रिसीप्ट एंड पेमेंट आएंगी। सारी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट आती हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया। थर्ड पॉइंट, इसमें बिजनेस नहीं आता, प्रॉफिट नहीं आता, सर्विसेज और प्रोफेशन, ये हमने पढ़ा था ना। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या आता है? हमारा बिजनेस आता है, प्रोफेशन आता है, सर्विसेज आती हैं। इसको छोड़ के जो भी चीज़ें जिससे हम प्रॉफिट अर्न नहीं करते, वो वाली चीज़ें हमारी किस में आती हैं? एनपीओज में। नेक्स्ट है आप लोगों का कि ये पास थर्ड, इसमें क्या आएगा? चाहे वो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट हो, चाहे वो रिवेन्यू नेचर की, दोनों की ट्रांजेक्शन किस में होगी? रिसीट एंड पेमेंट में। मतलब चाहे वो बार बार पैसा, कैपिटल का मतलब होता है जो कभी कभी ट्रांजैक्शन होती है, रिवेन्यू मतलब जो डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन होती है। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो रिसीट की हो चाहे पेमेंट की, वो किस में आएगी? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सेकेंड हमारा आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बिल्कुल किसके जैसा है? P&L के जैसा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस जैसा है, मतलब लॉस एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट इनकम, तो इसका नेचर कैसा हो गया? प्रॉफिट और लॉस किसके होते हैं? नॉमिनल नेचर के। तो अगर मैं इसका अकाउंट का नेचर पूछूं तो ये कौन से नेचर का हो गया? नॉमिनल नेचर का हो गया। और रिसीट एंड पेमेंट रियल नेचर का हो गया, है ना? क्लियर हो गया। दूसरी बात, इसमें हमेशा कौन से इवेंट्स होंगे? सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के। कौन से ईयर के?
करंट ईयर की ही इनकम होगी और करंट ईयर की ही पेमेंट। पहला, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, करंट ईयर की ही इनकम होंगे और करंट ईयर के ही एक्सपेंसेस होंगे। पास्ट वाले होंगे तो भी हमें नहीं ट्रांजैक्शन करनी और फ्यूचर वाले होंगे तो भी हमें ट्रांजैक्शन नहीं करनी। ठीक है, नेक्स्ट होगा इसका फोर्थ पॉइंट। इसमें सिर्फ रिवेन्यू नेचर के, मतलब जो रेगुलर नेचर की इनकम और रेगुलर नेचर के ही एक्सपेंसेस हैं उनकी ही ट्रांजैक्शन होगी। अगर बाय चांस कोई कैपिटल नेचर की इनकम है तो वो इसमें नहीं जाएगी, किस में जाएगी? बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगी। किस में? बैलेंस शीट में। क्लियर हो गया बेटा? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो डोनेशन हमारी दो टाइप की होती है, दो चीज़ें ही आ सकती हैं इसमें, एक तो डोनेशन और एक एंट्रेंस फीस। डोनेशन और एक एंट्रेंस फीस। अगर कोई जर्नल डोनेशन है तो जर्नल मतलब बस डोनेशन लिखा हुआ है और कुछ नहीं आगे स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और अगर डोनेशन फॉर बिल्डिंग या डोनेशन फॉर समथिंग बोलेगा तो वो किस में आएगी? हमारी कोई स्पेशल पर्पस हो गया बैलेंस शीट में। ठीक है, तो क्लियर हो गया? सेम ऐसे एंट्रेंस फीस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो रिवेन्यू नेचर की होगी, किस में आएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और अगर वो कह देता है एंट्रेंस फीस को कैपिटल नेचर का एज्यूम करना है, कौन से नेचर का? कैपिटल नेचर का, तो वो किस में आएगी? बैलेंस शीट में। किस में? बैलेंस शीट में लिखा होगा। एक दो चीज़ और, बैलेंस शीट हमारी बैलेंस शीट जैसी ही होती है, बस ये किसको प्रेजेंट करती है कि फाइनेंशियल पोजीशन को, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये देखती है कि कितनी इनकम्स हो रही हैं, कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एक तरह से। ठीक है, दूसरी बात, हम इसमें आता क्या क्या है? कैपिटल फंड। कैपिटल की जगह नाम बदल गया है और वो क्या आ जाएगा? कैपिटल फंड। दूसरा, लाइफ मेंबरशिप फी, क्योंकि इसमें क्या आते हैं? कैपिटल नेचर की इनकम्स भी किस में आती हैं? बैलेंस शीट में। तो लाइफ मेंबरशिप फीस कब एक ही बार पे करेगा बंदा? लाइफ में एक बार। तो ये कौन से नेचर की है? कैपिटल नेचर की, इसलिए कहाँ पर आएगा? कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन है, कौन सा डोनेशन है? स्पेसिफिक डोनेशन है। या फिर एंट्रेंस फीस है, फी, लेकिन कह रहा है कैपिटलाइजेशन नेचर का मानना है उसे। ठीक है, तो किस में आएगी? इसमें ही, बैलेंस शीट में। तो क्लियर हो रही है? ये कुछ पॉइंट्स थे। उसके बाद हम अब इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों को बता दी हैं। और बैलेंस शीट कोई नेचर नहीं होता, अकाउंट नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? ये सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है जो फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है कि कितनी इनकम्स हैं और कितने एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को अब क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। देखना आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलो। तो पहला क्वेश्चन है, आंसर्स हम मार्क करते जाएंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मेरी कौन कौन सी होंगी? तो जिससे मैं पैसे अर्न नहीं करती, बिजनेस से भी मैं पैसा अर्न करती हूँ, सर्विसेज से भी मैं पैसे, सर्विस आएगा यहाँ पर, सर्विस मतलब जॉब से भी मैं पैसे अर्न करती हूँ। थर्ड है चैरिटी। एक चैरिटी मेरी ऐसी है जो मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। क्या है? चैरिटी। और प्रोफेशन भी हमने ये चारों किस में पढ़े हुए हैं? बीएसटी में, बिजनेस, सर्विस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो ये मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और एक चैरिटी मेरी कौन सी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट है द सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस और डेफिसिट आपकी आती कहाँ है? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहता है रिवील्ड बाय इनकम और एक्सपेंडिचर। हाँ भाई, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। इस ट्रांसफ़र टू कहाँ जाता है? देखो, जब भी मैं बैलेंस शीट बनाऊंगी, बैलेंस शीट में मैं सबसे पहले लिखूंगी कैपिटल फंड। अगर ये सारी चीज़ें, अगर कोई मेरा सरप्लस है तो ऐड हो जाएगा इसमें, कैपिटल फंड में सरप्लस ऐड हो जाता है। और अगर सरप्लस नहीं है, डेफिसिट है, तो वो माइनस हो जाता है। तो कहाँ पर आया ये? बैलेंस शीट में। किस में ऐड होता है? कैपिटल फंड में, अगर सरप्लस है तो। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे लगता नहीं, तुम्हें ऐसे आना चाहिए कि ऑप्शन देखो ही ना और तुम्हें आंसर आता हो। ठीक है, तो देखो वगैरह, रिसिप्ट पेमेंट में बिल्कुल नहीं आता, P&L में बिल्कुल नहीं आता, कैपिटल में आ ही नहीं सकता, तो किस में आता है? कैपिटल फंड में।
अगर सरप्लस है तो प्लस और डेफिसिट है तो माइनस। क्लियर हो गया। कह रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स ऑफ। रिसिप्ट एंड पेमेंट किसकी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट ओनली। कैपिटल रिसीट मैंने आपको बताया है, रिसीट एंड पेमेंट पहला वाला होता है, उसका नेचर होता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। तो तुम्हें याद आ जाना चाहिए इसे देखते ही क्वेश्चन को। कह रहा है कैपिटल रिसीट एंड पेमेंट ओनली, ऑल रिसीट एंड रिलेटेड टू द करंट ईयर ओनली। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इसमें चाहे करंट ईयर का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, सारे आते हैं। कह रहा है देखो ऑल द रिसीट एंड पेमेंट रिलेटेड टू करंट ईयर और लास्ट ईयर और सक्सेडेड ईयर प्रेसिडेड ईयर, मतलब वही बात हो गई। तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका? ये वाला। क्लियर हो गया बेटा। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसीट इज रिवेन्यू नेचर। रिवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन बतानी है। तो रिवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन क्या होगी? अमाउंट, देखो इन्वेस्टमेंट को सेल आप डेली, रिवेन्यू का मतलब पता है क्या होता है? जो रेगुलर बेसिस पे होता है। तो इन्वेस्टमेंट को आप रोज रोज सेल नहीं करोगे। डिविडेंड तो हमेशा ही रिसीव्ड करोगे आप इन्वेस्टमेंट पे, भाई पैसा आपने इन्वेस्ट है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। अमाउंट बोरो फ्रॉम बैंक, जरूरी नहीं है सब लेंगे। कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ना ही भाई वो कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के लिए आप कंपनसेशन रिसीव्ड करते हो किससे? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से। तो एक ही चीज़ है यहाँ पर जो रेगुलर बेसिस की है, डिविडेंड आप हमेशा रिसीव करोगे इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट क्या है? आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा, उस पर इंटरेस्ट या डिविडेंड आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5। देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर इस बात को ध्यान से सुनना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो बिजनेस को शुरू करने के लिए, जैसे मैंने मशीनरी लगाई है, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, उसकी एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च किया है, ठीक है, लोन लिया उस पर इंटरेस्ट मैं पे कर रही हूँ, मतलब जिनके बिना मेरा काम हो ही नहीं सकता, वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन सैलरी देना मैनेजिंग डायरेक्टर को, या सैलरी, आपको पता है ना इनकम और एक्सपेंडिचर में आपने पढ़ा है, सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ये मेरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, क्योंकि सैलरी मेरा ऐसा नहीं है, सैलरी मैं मुझे मानती हूँ मैं देनी पड़ेगी आपको, अगर मैम सैलरी नहीं देंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा, बट एसेट, एडवर्टीजमेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन ये कंपनी के लिए ज़रूरी है। एक डायरेक्टर को नहीं देंगे सैलरी, या सैलरी मेरा एक रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस होता है, इसलिए किस में आता है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है। ठीक है, सैलरी हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अगर पढ़ा है तो सैलरी आ जाती है, डोनेशन आ जाती है, ये सारे मेरे कौन से वाले एक्सपेंसेस होते हैं या इनकम्स होते हैं? रिवेन्यू नेचर के। रिवेन्यू मतलब नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, कह रहे हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। फर्स्ट है, एक मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा है, वो कह रहा है रिसीट एंड पेमेंट कौन प्रिपेयर करता है? मैन्युफैक्चर। सेकंड तो हमें पता ही चल गया अब, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, जहाँ पर भी बात आ जाए रिसीट एंड पेमेंट तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपके माइंड में आ ही जाएगी, तो हमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। या फिर कंपनीज एक्ट कंपनीज के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, ट्रेडिंग कंसर्न ट्रेडिंग एंड सेल्स अकाउंट में होता है, लेकिन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न नॉन ट्रेडिंग ही है ना ये, क्योंकि इसका काम है पैसा नहीं कमाना होता, सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चैरिटीज से चल रहे हैं। तो ये क्या आएगा? रिसीट एंड पेमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। क्लियर हो गया? अगर ट्रेडिंग कंसर्न होता तो यहाँ पर P&L होता, ट्रेडिंग कंसर्न होता तो यहाँ पर P&L होता बेटा, रिसीट एंड पेमेंट नहीं होता। ठीक है, चलो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्या है। रिसीट एंड पेमेंट कैश बुक जैसा होता है इसलिए रियल अकाउंट है, कैश बुक जैसा होता है इसलिए रियल अकाउंट है। ठीक है, तो आपको सारा पढ़ने की मतलब इतना इजी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कह रहा है नेम एन आइटम दैट इज नेवर शोन ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड। वैसे तो ऐसी 4-5 चीज़ें हैं, लेकिन देखो आपसे वो कह रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिसीट एंड पेमेंट में नहीं दिखाई देती फिर भी इनकम और एक्सपेंडिचर में आता है। तो सबसे पहले आ गया डेप्रिसिएशन। क्या आ गया? डेप्रिसिएशन, जो रिसीट एंड पेमेंट में नहीं होता लेकिन मैं इनकम और एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस साइड से लिखती हूँ। सेकंड आ गया लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कोई भी एसेट हो उस पर मैंने सेल किया है उससे मुझे लॉस हो गया है। तो ये 2-3 एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हो। या फिर यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का एक्रूड इंटरेस्ट या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी हैं, थर्ड और फोर्थ। इन सारी चीज़ों को हम
रिसीट एंड पेमेंट में नहीं देखते, लेकिन इनका ट्रीटमेंट हम किस में ज़रूर करते हैं, ये हमें एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं और हम किस में करते हैं, इसका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये आते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। उसके बाद है हमारा 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन है हमारा ये रहा। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं बेटा, तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। कह रहा है वेयर विल यू रिकॉर्ड द लाइफ मेंबरशिप फीस, मतलब देखने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ पर रिकॉर्ड करते हो आप लोग, तो आप लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करते हो, मैंने बताया था आप लोगों को, लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल फंड में ऐड कर देते हो बैलेंस शीट साइड। तो आप लोग इसका आंसर कैसे दे सकते हो, यहाँ पर ही दे दोगे, या तो ऐसे लिख दो बैलेंस शीट में किधर की तरफ, कैपिटल फंड में या तो ऐड कर देते हो, कैपिटल फंड में ऐड कर देते हो लाइफ मेंबरशिप फीस, मैंने बता दी क्योंकि ये कैपिटल नेचर का होता है, या फिर आप अलग से बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लाइफ मेंबरशिप फीस को शो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। या तो कैपिटल फंड में ऐड कर देते हो, कौन सी साइड आता है, लाइबिलिटी साइड, क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी होती है, सामने वाले ने मुझे फ़ी दे दी है पूरी ज़िंदगी की, अब मुझे उसे फैसिलिटीज़ अवेलेबल करानी है। ठीक है, चलो उसके बाद कहते हैं हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले कह रहा है टूर्नामेंट फंड दे दिए हैं और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। मैंने ये सेकंड क्वेश्चन अपनी तरफ से जोड़ा है, ये भी CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या वो कह रहा है टूर्नामेंट फंड, ये पहली बात तो हमारे किस में आते हैं, बैलेंस शीट में। किस में आते हैं, बैलेंस शीट में। और कौन सी साइड आते हैं, लाइबिलिटी साइड, कोई भी फंड होता है तो। ठीक है, मैं क्या करूँगी, टूर्नामेंट फंड में कितना है 80,000 और क्या माइनस कर दूंगी, उसके टूर्नामेंट एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगी, कितना 14,000। तो टोटल अमाउंट जो भी होगी कितना आ जाएगा हमारा 66,000 आ गया। ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, अगर वो कह रहा है एक्सपेंसेस को मैं 88 कर दूं, जब भी मेरे फंड से ज़्यादा मेरे एक्सपेंसेस होते हैं, जब भी एक्सपेंसेस आर मोर देन फंड, तो वो हमेशा कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड, याद रखना। ठीक है, अगर नॉर्मल फंड ज़्यादा हैं और एक्सपेंसेस कम हैं तो फंड में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे। ठीक है, कि भाई मेरे को मिला है 80, उसके एक्सपेंसेस हो गए 14, तो 66,000 मेरे अभी भी पैसे बचे हुए हैं। बट अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो सीधी बात है कि मुझे फ़ंड मिले सिर्फ 80 के और मैंने एक्सपेंसेस उस पर टूर्नामेंट पे 88 किया है, तो 8,000 का मुझे क्या आ जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएंगे जो मैंने खुद पे किए हैं, तो एक्सपेंडिचर साइड 8,000 से ट्रांजेक्शन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो कह रहा मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को आपको क्या करना है, मैच करना है। अब ध्यान से सुनना, एक्रूड इंटरेस्ट है, उसके बाद कह रहा है स्पेशल डोनेशन। जैसे स्पेशल डोनेशन का नाम सुनते ही मैंने तुम्हें बता दिया, स्पेशल डोनेशन हमेशा किस में आती है, बैलेंस शीट में आती है, बैलेंस शीट से मैच हो जाएगी। ठीक है, फुटबॉल क्लब का हमारा क्या होगा, सबसे पेटेंट्स है। देखो जो तुम्हें आते होते हैं वो फटाफट आप मैच कर सकते हो, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें तो आपको आती होंगी, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्रूड इंटरेस्ट मेरा हमेशा किस में आएगा, पर्सनल में आता है। और पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट्स, ये चारों चीज़ें मेरी कौन सी एसेट्स होती हैं, रियल में। रियल में कौन सी यहाँ होती हैं, ये इंटेंजिबल, 2 टाइप की होती है ना, रियल, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो ये इंटेंजिबल जिसको आप देख या छू नहीं सकते उसमें ही आते हैं पेटेंट्स। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर रियल से एक्रूड हो, अनअर्न्ड हो, ठीक है, आउटस्टैंडिंग हो या एडवांस हो, एडवांस या प्रीपेड, ये सारी चीज़ें मेरी किस में आती हैं, हमारा पर्सनल अकाउंट में। कौन से में, पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल का भी कौन सा वाला होता है ये हमारा, सबसे पहले नेचुरल में, नेचुरल होता है हमारा पर्सनल। कितने टाइप का होता है, आर्टिफिशियल, नेचुरल और रिप्रेजेंटेटिव, है ना, पढ़े हुए हैं ना आप लोगों ने। तो ये हमारा क्वेश्चन में आएगा पर्सनल में। अब रह क्या गया, फुटबॉल क्लब, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो फुटबॉल क्लब मेरा किस में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, फुटबॉल क्लब से इनकम रिसीव हुई होगी, कोई स्पेसिफिक नहीं कुछ कह रखा है। क्लियर हो गया। तो ऐसे जो आते हैं पहले उनको मैच करो।
क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट देखो, अब 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हमारा 12th इसमें ही है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल रिसीट, नहीं है। कौन सा? डोनेशन फ्रॉम टूर्नामेंट, कैपिटल का मतलब है जो बैलेंस शीट में नहीं आते, ठीक है। डोनेशन फ्रॉम टूर्नामेंट, डोनेशन फ्रॉम जो भी है, डोनेशन टूर्नामेंट के लिए है, स्पेसिफिक हो गया, बिल्डिंग के लिए है, स्पेसिफिक हो गया, लाइफ मेंबरशिप फीस भी मेरा हमेशा एक बार है तो कैपिटल नेचर का हो गया, लेकिन एंट्रेंस फीस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो कैपिटल रिसीट में नहीं आएगा। किस में आएगा? रिवेन्यू रिसीट का मान के, रिवेन्यू रिसीट, और वो किस में आएगा? इनकम और एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया होगा। तो क्योंकि डोनेशन फॉर कह लो, टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कह लो, या लाइफ मेंबरशिप फीस, ये सारी मेरी क्या है? कैपिटल नेचर के, इसलिए ये सब किस में जाएंगे? बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में। और क्योंकि एंट्रेंस फीस मेरी कौन से नेचर की है? कुछ नहीं लिखा हुआ है, रिवेन्यू नेचर की मैं एज्यूम करूंगी, इसलिए किस में जाएगा? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है। रिकॉर्ड होते हैं कैसे? रिसीट और पेमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड कैपिटल नेचर बोथ, इनकम और एक्सपेंडिचर में कह रहा है। तो मैंने आप लोगों को जब रिवीजन फर्स्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दिया उसमें ही बता दिया, इनकम और एक्सपेंडिचर में पहली बात तो सिर्फ करंट ईयर के आएंगी ट्रांजेक्शन, और दूसरी बात रिवेन्यू नेचर के आएंगी सिर्फ, ठीक है। तो ये कह रहा है रिसीप्ट ऑफ रिवेन्यू नेचर ओनली, तो यहाँ पर बोल दिया ना, रिसीप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रिवेन्यू नेचर ओनली, तो आंसर क्या होगा? ये, क्योंकि सिर्फ रिसीट नहीं, सिर्फ एक्सपेंडिचर नहीं, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों ही कौन से नेचर के होने चाहिए? रिवेन्यू नेचर के, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डोनेशन रिसीव्ड बाय ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, जहाँ पर भी स्पेसिफिक आ जाए समझ जाना बैलेंस शीट की बात कर रहा है। कहाँ पर कह रहा है? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो ठीक है, क्लियर हो गया। तो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ही होगा, जहाँ पर भी स्पेसिफिक डोनेशन होगी तो मेरी बैलेंस शीट में आएगी, और कहाँ पर आएगा? स्पेसिफिक जब भी बोलेगा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। इनकम और एक्सपेंडिचर रिवेन्यू नेचर का होना चाहिए सिर्फ, एंट्रेंस फीस, ठीक है बेटा। समझ में आगे होंगे 15 तक। अब हमारा 16th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये? कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ ए क्लब आर शोन ऑन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। कहाँ पर शो होगी आप लोगों को? लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शन जब भी आउटस्टैंडिंग है तो मैंने हमेशा बताया वो मेरी एसेट साइड जाएगा। किधर की तरफ जाएगा? एसेट साइड, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। आप जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हो, मतलब जब भी आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो, है ना, तब उसका इफेक्ट क्या करते हो? सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आता है, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग होता है हमारा वो किधर आ जाता है? बैलेंस शीट के इधर की तरफ आउटस्टैंडिंग, और एडवांस आता है लाइबिलिटी साइड। इसका मतलब ये आपकी लाइबिलिटी है, आपने एडवांस ले रखा है, और आउटस्टैंडिंग इसका मतलब मिलेगा, इसलिए एसेट में आता है, ठीक है। तो एसेट साइड, क्योंकि आउटस्टैंडिंग चाहे है लेकिन मिलेगा हमें सब्सक्रिप्शन, तो इसलिए किधर आएगा? ये हमारा एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेट इनकम इज असरटेन बाय प्रिपेयरिंग, क्या बताओ आप? वो कह रहा है फर्स्ट, ये मैंने यहाँ पर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्या कह रहा है? इनकम और एक्सपेंडिचर मतलब किससे पता लगता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आप इनकम के लिए क्या बनाते हो? तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं हम, क्योंकि P&L तो कंपनी में बनता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारी स्टेटमेंट होती है जो सिर्फ हमें बताती है कितना आया कितना गया, ये भी हमारी कंपनीज में होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आप लोगों का, ये सिर्फ कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट को बताती है, लेकिन नेट इनकम को कौन बताता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर हो गया बेटा। अब है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा ऑफ ₹3000 वॉज आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, ठीक है। एट द बिगनिंग दे दिया, ओपनिंग बोल सकते हैं इसे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। वो कह रहा है टूवर्ड सब्सक्रिप्शन एंड ₹20,000 रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुए हैं? 20,000। फिर वो बोल रहा है और एट द एंड मतलब क्लोजिंग में, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने कह रहा है? 5,000। कह रहा है आंसर बताना है आपको क्या होगा। तो आंसर में बहुत इजीली है। सबसे पहले क्या करते हो आप लोग? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करते हो, कितना दे रखा है इसने? सब्सक्रिप्शन रिसीव 20,000,
और आपको फॉर्मूला आता है, अगर हम लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग माइनस कर देते हैं, माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, क्योंकि वो लास्ट ईयर के थे आउटस्टैंडिंग, उनका करंट ईयर से कोई मतलब नहीं है। और करंट ईयर का अगर कुछ भी आउटस्टैंडिंग है वो मुझे मिलेगा, मैं ये एज्यूम करती हूँ, वो मेरी इस साल की इनकम है। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हम प्लस कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा आप लोगों की अमाउंट। तो क्या आएगा, ये लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग है 3000, तो मैं माइनस कर दूँगी और 5000 में प्लस कर दूँगी, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 22,000। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, कितना आ जाएगा 22,000। तो इसका आंसर आएगा 22,000। वो कह रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा है, रियल, नॉमिनल या पर्सनल, कौन सा है, P&L के जैसा होता है मैम, तो कौन सा हुआ, नॉमिनल अकाउंट हुआ। क्लियर हो गया बेटा, तुम्हें ना अगर कंटेंट पता है तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर खुद आ जाएगा। उसके बाद है 19 और 20 और 21, बस लास्ट क्वेश्चन है। सेल प्रोसीडिंग ऑफ ग्रास इन द केस ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। ग्रास मैं अगर सेल करती हूँ, मतलब जो बची कुची घास होती है उसको मैं बेच देती हूँ, तो वो मेरे रिवेन्यू नेचर में आता है हमेशा। कौन से नेचर में आता है, रिवेन्यू नेचर में, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, ये तो रोज़ रोज़ होता रहेगा, घास बढ़ेगी और आप कटवाओगे उसे, तो ये उससे पैसा मिलता है जो रिवेन्यू नेचर की रिसीट में आता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कनेक्शन विथ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा ट्रू है, ध्यान से सुनना। इट बिगेन्स विथ ए क्रेडिट बैलेंस, बिल्कुल भी नहीं होता, ये क्रेडिट बैलेंस से शुरुआत कभी नहीं होती, नॉर्मल होता है, कैश बैलेंस से शुरुआत होती है, रिसीट दे रखा होता है हमें। इट इज़ ए रियल अकाउंट, रियल, ये हमारा रियल है, कह रहा है ट्रू बताना है ना, हाँ तो ये तो रियल है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। इसमें रिवेन्यू नेचर नहीं आता, इसमें दोनों आते हैं, रिवेन्यू और कैपिटल नेचर। वो कह रहा है क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ऐसा नहीं है, प्रॉफिट और लॉस को तो इनकम और एक्सपेंडिचर इंडिकेट करता है, सिर्फ ये बताता है इनकम कितनी हुई है, रिसीट कितनी हुई है और पेमेंट, ना कि प्रॉफिट और लॉस को बताता है। तो कौन सा है, रियल है ये। ठीक है, तो इसकी ट्रू कौन सी हो गई कि एक रियल अकाउंट है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पे तो जाना ही नहीं चाहिए जब हमें पता हो। तो मुझे लगता है आई होप बेटा ये सारे हमारे, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी इनमें से क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए थे, कुछ क्वेश्चंस इसमें यूपीएससी के थे, कुछ सीबीएसई के थे, तो मैं जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सिलेक्ट कर पाई मैंने उतने सिलेक्ट क्वेश्चन किए हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को इंटरेस्ट आया होगा। अगर ऐसे ही आप लोग इंटरेस्ट देते रहोगे तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। पहले मैं कंटेंट समझाऊंगी, उसके बाद हम ऑप्शनल करेंगे। तो अगर आगे भी कोई पेपर आप लोग दे रहे हो, सिर्फ 12th ही नहीं, आप लोग यूपीएससी वगैरह की तैयारी भी करोगे, उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस में यूपीएससी के, कुछ सीबीएसई के डाले हुए हैं। तो अगर आपको कंटेंट क्लियर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर चाहे कहीं से भी आए, एनपीओ जैसे ही आएगा, आप सारे बिल्कुल सही कर दोगे। ठीक है, करेक्ट होंगे आपके। तो मैं चाहती हूँ आपका बेस क्लियर हो। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और मैं भी चाहती हूँ सब्सक्राइबर बढ़ जाएं मेरे भी बहुत सारे, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होगा, एक मोटिवेशन मिल जाएगी। ऐसा तो है नहीं कोई इनकम हो जाएगी बेटा, अभी वो लेवल कहाँ हम लोगों को आएगा। हम मेहनत करते रहेंगे और आप लोग पसंद करते रहना प्लीज़। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहो मेरा, तभी लोगों को पता लगेगा हाँ एक मैम अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।